जय हिंद साथियों। आज हम केमिस्ट्री की यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और रदरफोर्ड का मॉडल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स एंड सबसेल्स पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अबाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और हुंड्स रूल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। तो ये चीज़ें आप अपने सिलेबस को पास रखकर अंडरलाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जिसके अंतर्गत कहा गया कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, यानी कि परमाणु को और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा पार्टिकल है, ये किसने कहा? डाल्टन ने, डाल्टन के मॉडल या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार। ठीक है, नॉर्मली हम कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं। परमाणु को किस में मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है। 10⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम होता है। परमाणु को मापा जाता है। परमाणु यानी कि जो पूरा स्फीयर है, यानी कि सेंट्रल से यहाँ तक, ये इसकी जो त्रिज्या है वो एंगस्ट्रॉम में मापी जाएगी। नाभिक को किस में मापा जाता है? यानी कि जो इसका न्यूक्लियस होगा उसको किस में मापते हैं? फर्मी में। देखो ये परमाणु और उसके अंदर नाभिक, तो इसको जो रेडियस को नापा जाएगा, नाभिक को किस में मापा जाएगा? फर्मी में। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। यदि बात करें हम अणु की, मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल को किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में। ठीक है, देखो अब ध्यान से समझ सकते हैं, 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻9 मीटर। ठीक है, अणु को किस में? नैनोमीटर में, नाभिक को फर्मी में और एटम यानी कि परमाणु को एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, एटम के 3 मूल पार्टिकल है, मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि आपको पता है जैसे पूरा का पूरा गोला परमाणु हो गया, उसके अंदर बीच में नाभिक हो गया, और नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर आपको पता है इसके नाभिक के बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्षा में। ठीक है ना, ऑर्बिट में। ठीक है, और जो आपका ये होता है नाभिक, परमाणु जो नाभिक में कण उपस्थित है, कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको न्यूक्लियॉन बोला जाता है, यानी कि प्रोटॉन न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन का ऑन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का न्यूक्लियन। ठीक है, जबकि घोस्ट पार्टिकल किसे बोला जाता है? न्यूट्रियॉन्स को। ये सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, यानी कि एटम के अंदर भी एटम। तो न्यूट्रियॉन्स को क्या होता है? आपका घोस्ट पार्टिकल होता है। अब हम अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की बात करते हैं, जिनसे कुछ तथ्य निकल के आते हैं। जैसे ये किसने दिया? सबसे पहला पॉइंट, अल्फा किरणन प्रयोग किसने किया? रदरफोर्ड ने। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग यानी कि अल्फा कण का यूज किया गया इसमें, जो हीलियम एटम को कहा जाता है अल्फा कण। ठीक है, किसने दिया? रदरफोर्ड ने। इन्होंने क्या किया? एक सोने की परमाणु की पतली पन्नी ली, यानी कि Au जिसका प्रतीक होता है, Au यानी कि सोना, गोल्ड। तो उसने पतली पन्नी को लिया, परमाणु को लिया, और उस पर क्या किया? गामा रेज, देखो ध्यान रखना, कौन सी पन्नी ली थी? सोने की। गामा रेज को क्यों लिया? क्योंकि ये पॉजिटिव होती है, इनकी भेदन क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो इसने क्या किया? इस पन्नी पर इनको टकरा के किया। इसने देखा, रदरफोर्ड ने देखा कि इस प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ जो रेज है वो टकरा कर तो वापस आ जा रही है, और कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रही है, यानी कि वहाँ से प्रकीर्णित हो जा रही है, और कुछ सीधी निकल जा रही हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने परमाणु के बारे में विभिन्न तथ्य दिए। उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग, यानी कि मोस्टली पार्ट कैसा है? खोखला है। ठीक है, और परमाणु के बीच में नाभिक है, जहाँ से यानी कि कहीं से तो टकरा कर वापस आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और जो बीच में पार्टिकल था उसे क्या बोला इन्होंने? नाभिक, न्यूक्लियस बोला। ठीक है, और नाभिक क्या होता है? ठोस होता है। इसलिए नाभिक की खोज का श्रेय किसे जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, रदरफोर्ड को जाता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये जो तथ्य दिए गए थे आपको, ये ध्यान रखने हैं। परमाणु की कितनी त्रिज्या होती है, नाभिक की कितनी होती है फर्मी में, और अणु की। ठीक है, ये तथ्य आपको रिलेट कर सकते हैं इनसे। अब रदरफोर्ड ने तो इतनी चीज़ें खोज दी कि नाभिक होता है, परमाणु भी होता है, नाभिक भी होता है। लेकिन आगे चल के गोल्डस्टीन बाबा आते हैं। रदरफोर्ड के बाद गोल्डस्टीन ने परमाणु के नाभिक का अध्ययन किया, यानी कि उन्होंने तो कर लिया रदरफोर्ड ने, अब किसने किया? गोल्डस्टीन ने। इन्होंने नाभिक में प्रोटॉन की खोज की। खोज करके कौन लाया? गोल्डस्टीन। नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने, क्योंकि मॉडल तो रदरफोर्ड का चल रहा था। रदरफोर्ड ने कहा कि अच्छा तुम प्रोटॉन खोज के लाए हो, नामकरण मैं कर देता हूँ, कि इसका नाम क्या होगा? प्रोटॉन होगा। ठीक है, उसके बाद चैडविक
गोल्डस्टीन के बाद चैडविक ने नाभिक का अध्ययन किया और इनके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। ऐसे ही इसी प्रकार थॉमसन आए, चैडविक के बाद थॉमसन आए और थॉमसन ने देखा नाभिक के बाहर जब अध्ययन किया इन्होंने, किसने, जे थॉमसन ने, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इसके लिए आपको ट्रिक भी ध्यान होगी, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन यानी कि थॉमसन, परमाणु की खोज रदरफोर्ड, ठीक है, या प्रोटॉन की खोज वैसे तो गोल्डस्टीन है, लेकिन यदि ये ना हो तो नामकरण के आधार पर रदरफोर्ड, और नाच से क्या लिखोगे, न्यूट्रॉन, चाहे चैडविक, तो ईंट पर नाच, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, किस पे कितना चार्ज होता है, हल्का भारी कौन सा होता है इनमें से, ठीक है। देखो थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, सुन के चलना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 10⁻⁻31। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं साइंस के तो नॉर्मल सी बात है, इतना आपको याद होना चाहिए। ये सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए बाहर घूम रहा है, किसके, ये परमाणु, ये नाभिक, और इसके बाहर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये हल्का होता है। प्रोटॉन नाभिक के अंदर है और न्यूट्रॉन भी अंदर है, तो प्रोटॉन का कितना होता है 1.6725 10⁻⁻27 kg। देखो kg में ध्यान रखना है, वो आपको कभी ग्राम में पूछ लेता है, ठीक है, तो कभी kg में, तो आप kg वाली डिजिट ध्यान रखें और फिर उसको चेंज करना आपको आना चाहिए। जैसे 1 kg में कितना होगा, 1000 ग्राम होगा, इस टाइप से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल था, तो आवेश तो इस पर कुछ नहीं था, इस पर पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश था, यानी कि चार्ज। तो न्यूट्रॉन का आवेश कितना 1.6648 10⁻⁻27 kg। देखो ये 67 है, ये 66 है, ठीक है, 1.6648, तो ये सबसे भारी था। देखो भारी कैसे लग रहा है, ये ज़्यादा मत समझ लेना, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है, तो इसलिए सबसे भारी है। ये और भी ज़्यादा नेगेटिव है, ये सबसे हल्का है, तो ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन सबसे भारी, फिर प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात करते हैं वास्तव में जो परमाणु का भार था, यानी कि जो एटम था उसका जो वेट था वो परमाणु के नाभिक का भार था, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो सबसे हल्का है, यदि ये नाभिक है इसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन हल्का है तो नाभिक का भार है, इसमें क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो परमाणु का जो भार है एटॉमिक वेट है वो नाभिक का भार कहा गया, यानी कि इसके बराबर था, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो हमने कहा एटॉमिक वेट, ए से रिप्रेजेंट कर दिया एटॉमिक वेट, परमाणु भार न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक, यहाँ तक कवर। उसके बाद जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो क्या होता है, जो प्रोटॉनों की संख्या होगी बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इनमें रिलेशन है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जैसे यदि मैं परमाणु क्रमांक को Z लिख दूँ, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक वेट है, ठीक है ना, द्रव्यमान भी बोलते हैं, परमाणु भार भी बोलते हैं, ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन P और इलेक्ट्रॉन E, तो Z बराबर P बराबर E, इनमें एक रिलेशन आया। Z P के बराबर होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, सभी केस में ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन बराबर हो, ठीक है। जैसे नोट में आपको ध्यान कैसे रखना है, ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके पास। ZXC यानी कि X का मतलब कोई भी एलिमेंट है, कोई तत्व है, Z का मतलब परमाणु क्रमांक बता दिया, A का मतलब परमाणु भार। देखो भार ऊपर की साइड होता है, देखो सिर पे कोई चीज़ रख के जाओगे तो भार कहाँ होता है, सिर पे होता है ना सबसे ज़्यादा, तो सिर पे जो लिखा होगा परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, और क्रमांक एक नंबर होगा, नीचे की साइड होगा, ठीक है, सबको नंबर हम नीचे की साइड ही देते हैं अपने, ठीक है। A परमाणु भार, Z परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, X कोई एलिमेंट है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक तत्व लिखा आर्गन का, परमाणु क्रमांक 18 होता है और परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक वेट 40 होता है, तो A की वैल्यू 40, Z की वैल्यू 18, प्रोटॉन भी 18 हो गए। लेकिन बार बार आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान रखना है ऊपर से नीचे घटा दो डायरेक्ट, यानी कि भाई न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है 40, क्योंकि परमाणु भारी किसके बराबर है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के, क्योंकि नाभिक में है, भार सारा का सारा नाभिक का ही तो है, तो न्यूट्रॉन निकालना है, 18 में 40 में से 18 घटा देंगे कितना आएगा 22, तो सीधी सी बात है न्यूट्रॉन की बात करेगा तो 40 में से 18 घटा दो तो 22, डायरेक्ट प्रोटॉन पूछेगा 18, इलेक्ट्रॉन पूछेगा 18, परमाणु जो द्रव्यमान होगा या भार होगा वो ऊपर की साइड होगा वो 40, ये निकालना आपको आना चाहिए। छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप इनको कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम का लिखा हुआ है 20, कैल्शियम 40, ये Z प्रोटॉन भी हो गया, A हो गया। यूरेनियम का लिखा है 92 235, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 235 और Z की वैल्यू कितनी हो गई 92, तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 235 में से 92 घटा देंगे 143 बच जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। समभारिक,
देखो समभारिक यानी कि भार, आइसोबार बोलते हैं इंग्लिश में। भार कहाँ होगा, ऊपर की साइड। यदि ऊपर सारे के सारे बराबर वैल्यू है 40 40 40 तो क्या हो जाएगा भारिक, समभारिक। नीचे हमें कोई मतलब नहीं कितनी भी हो, ऊपर समान हो चाहिए, भार तो ऊपर होगा ना, तो ऊपर समान है, समान भार, परमाणु द्रव्यमान बराबर है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, समभारिक बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट जिनका बराबर होगा। ये एग्जाम्पल लिखे हुए, इनको ध्यान रख सकते हैं आप। इसके विपरीत समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक का मतलब जिनका स्थान एक जैसा हो। स्थान कहाँ देते हैं, नीचे की साइड 1 1 1। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पहला 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। ठीक है, ये ट्राइटियम वाला होता है, ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम। ठीक है, ये सॉरी ये ड्यूटेरियम, ये प्रोटियम और ये ट्राइटियम। तो ये एकमात्र कैसे समस्थानिक है, जो रेडियो एक्टिव है 1H3 वाला। एक तो ये ध्यान हो गया। तो परमाणु जिनका परमाणु स्थान, परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग, देखो 1 2 3 अलग अलग होगा ना वेट, तो इसका ये इसके विपरीत हो गया, समभारिक के विपरीत समस्थानिक हो गया। ठीक है, पोलोनियम के जो ज्ञात तत्व हैं, नाउन हैं, वो कितने हैं, 33। सर्वाधिक किसके होते हैं, पोलोनियम के हैं। ठीक है, समस्थानिक। उसके बाद हम बात करते हैं सम ये इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोटोन्स की, है ना। आइसोटोनिक या आइसोटोन्स बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक्स, यानी कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो। सम न्यूट्रॉनिक्स, आइसो का मतलब समान, आइसोटोन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स। जैसे 1H2 और 2He4। तो इलेक्ट्रॉन्स ने बताया आपको कैसे निकालना, ऊपर से नीचे घटा दो 2, ऊपर से नीचे घटा दो 2, तो 2 2 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों आपस में कैसे हैं, सम न्यूट्रॉनिक्स हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा या कौन से एलिमेंट्स नीचे जो लिखे हुए हैं वो सम न्यूट्रॉन्स को फॉलो करते हैं, तो आपको उसको निकाल लेना है, देखना है इलेक्ट्रॉन्स किस में बराबर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक यदि आपको ये सब आते हैं ना चीज़ें, तो आप ये वीडियो को थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, 3 डॉट दिए होंगे आपको राइट साइड में, स्पीड बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, वरना आप समझ के चलें। जैसे आइसो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलेंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, आइसो न्यूट्रॉन जिनमें न्यूट्रॉन की, और आइसो इलेक्ट्रॉन जिनमें इलेक्ट्रॉन की। जैसे 2 एग्जाम्पल, सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखते हैं, परमाणु क्रमांक 11 23 होता है सोडियम के लिए, और परमाणु भार 23, यानी कि 2 8 1 लिखा जाएगा, और +1 का मतलब 1 दान कर दिया, तो 2 8 बचा। ऐसे मैग्नीशियम 12 होता है, तो 2 8 2 ये आपको आना चाहिए। उसके बाद 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा बाहर वाली सेल से, तो कितने बचे 8। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल 10, इसमें कितने हैं 10, तो ये दोनों क्या हो गए, एक टाइप से सम इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। यदि इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर परमाणु और आयंस में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो तो वो क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया आपने देखा कि परमाणु और आयंस क्या हुआ, बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए सम इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। एक टर्म आती है जिसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, आइसोटोनिक। टॉनिक होता है ना, जैसे आप सिरप वगैरह पीते हैं, सिरप होता है ना आपका, जो खांसी वगैरह में दी जाती है कि सिरप पीजिए, तो आइसोटोनिक क्या होता है, जिनमें समान गाढ़ापन हो, लिक्विड टाइप का। जैसे अनार का जूस, मौसमी का जूस, एक टाइप का लिक्विडपन होता है उसमें, जबकि आम का जूस और बनाना शेक देखोगे आप, उसमें थोड़ा गाढ़ापन ज़्यादा आता है। ठीक है, इस टाइप का आइसोटोनिक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बाहर घूमने की ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना, प्रोटॉन से मिलती है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण यहाँ से मिलता है, इसको घूमने की ऊर्जा कहाँ से मिलती है, प्रोटॉन से मिलती है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है। भाई सीधी सी बात है, यदि कहीं इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा में रखा है नीचे की साइड, आपने उसे हीट कर दिया तो कूद के ऊपर भाग जाएगा, तो निम्न कक्षा से ऊंची कक्षा में चला गया तो उसने वो एनर्जी ग्रहण की। यदि ऊपर से नीचे आ रहा है तो यानी कि ठंडा हो गया, तो ऊंचे से नीचे आ रहा है यानी कि हाई ऑर्बिट से नीचे लो ऑर्बिट में आ रहा है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी कि ऊर्जा को इमिट करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, सॉरी उत्सर्जन करता है। ग्रहण किस में करेगा, जब हम देंगे इलेक्ट्रॉन को और वो ऊपर जाएगा। ठीक है, और यदि ऊपर से नीचे आ रहा है तो इमिट कर देगा। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, समझ के चलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करते चलना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब कक्षा का कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी कि ऑर्बिट का। ये आपका नाभिक बीच में, ये इसके चारों ओर कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। कक्षा को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं इंग्लिश में। ये ऑर्बिट है 1 2 3। ठीक है, इसी ऑर्बिट को हमने ऐसे समझा कि हमने इसको ऐसे लिख दिया, यानी कि इनको एक नेमिनेशन कर दिया कि KL M N। ठीक है ना, ऐसे डॉट 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 करके चलती चली जाएगी। कक्षाएं हो सकती हैं ऐसे, ऑर्बिट हो सकते हैं। नाभिक के बाहर जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो किस में घूमेंगे, कक्षा में, वो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है।
अब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का जो सूत्र है वो बरोबरी द्वारा दिया गया। वो सूत्र क्या है? 2n², यानी कि पहली कक्षा में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको ये आना भी चाहिए निकालना। यदि आपको डायरेक्ट बोल दे कि m कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी मैक्सिमम, तो 1 2 तीसरी कक्षा है m, तो n की वैल्यू कितनी रखोगे? 3 भाई 2n², n की वैल्यू 3 रखी तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आया? 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो तीसरी कक्षा में। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट भी पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे रख सकते हैं। पहली कक्षा में मैक्सिमम 2, दूसरी में 8, फिर 18 32, तो ऐसे तो भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो किसने दिया कॉन्सेप्ट? बरोबरी ने। ठीक है, अब सब सेल क्या होती हैं, यानी कि जो ये कक्षाएँ हैं इसके अंदर भी बटी हुई हैं। जैसे आपने केवल एक कोई भी सेल ले ली यहाँ से, यानी कि कोई भी कक्षा ले ली एम टाइप की, तीसरी थी, तो तीसरी में हम SPDF इनको अलग से भी डिवाइडेशन कर सकते हैं, इनको बोलते हैं सब सेल। ठीक है, क्या बोलेंगे? उपकक्षा। जैसे S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, P में 6 आते हैं, D में 10 और F में 14। देखो S क्या करती है 2 की तरह, उल्टे की तरह 2, P ऐसे तो 6 ऐसे, D 10 और F 14। ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या आप इसको याद रख सकते हैं 4 प्लस प्लस करके चल रहा है, SPDF 4 4, तो ये सब सेल होती है। ठीक है, ये सब सेल और ऑर्बिट आपको समझ में आ गया जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। उसके बाद ऑर्बिटल, ऑर्बिटल किसे बोलते हैं? ऑर्बिट ऑर्बिटल की बात आ रही है, यानी कि कक्षक, कक्षा कक्षक डिफरेंस कवर होना चाहिए आपको। इनकी संख्या n² से ज्ञात की जाती है। देखो यदि आप कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो 2n², और खाली कक्षक ऑर्बिट ज्ञात कर रहे हैं, ऑर्बिट कितने होंगे तो खाली 2n² करना है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। इसको बॉक्स में रखते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन के बॉक्स एक ही बनेगा, यानी कि यदि आप इनको ऑर्बिट्स में रख रहे हैं तो ऑर्बिट्स कैसे लिखे जाते हैं? जैसे S के लिए ये बनता है, P के लिए 3 का बनता है, D में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 के लिए 5 का बनेगा, और F में कितने होते हैं 14, तो इसके लिए ऐसे बनेगा 7 का। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि यदि आपको किसी n कक्षा के लिए कक्षकों की संख्या निकालनी तो 2n² करेंगे, खाली n² करेंगे, इसे हटा देंगे। यदि कक्षक निकालने हैं, यानी कि n कक्षा में कक्षक कितने होंगे तो n² यानी कि 4 होंगे। यदि n कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो 2n² करेंगे। ठीक है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हुंड का नियम किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से आपको थ्योरिकल भी ध्यान रखना है इसको। देखो हुंड के नियम को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का नियम भी कहते हैं। हुंड का नियम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का नियम कहा जाता है। यानी कि हुंड ने कहा कि प्रत्येक कक्षक में, किसमें? ऑर्बिटल में, ऑर्बिट में नहीं ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन को उनके बढ़ते क्रम में ही भरा जा सकता है। कब तक भरा जा सकता है? एक एक करके भरा जाएगा जब तक में युग्मित ना हो जाए, यानी कि जोड़ा ना बनाए, कपल ना हो जाए। जैसे आपके पास ये बना हुआ है 1 2 3, और मैंने कहा कि आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब एक एक चला गया, उसके बाद कपल बनाने शुरू करेंगे, इनके जोड़े युग्मक। कितने हो गए? 4 5 6, तो ऐसे भरने हैं। तो हमेशा एक की शेप ऊपर और एक की शेप नीचे। ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन को, इलेक्ट्रॉन किधर को घूम रहा है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, एक मिनट, ये लिखा हुआ है 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैंने इसको अलग अलग करके भर के बताया, लेकिन इसमें सही कॉन्सेप्ट कौन सा है? इसमें लास्ट वाला। देखो आप एक साथ 2 2 को नहीं भर सकते, एक सिंगल एक भर के बाद में डबल नहीं कर सकते, या बीच में डबल कर, बीच में सिंगल छोड़ दिया ऐसे नहीं कर सकते, या स्पिन दोनों की एक साइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रहेगा यहाँ तक। अब बरोबरी योजना, आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ से नोट में? बरोबरी योजना का नियम क्या है? 2n² का है। किसके लिए हो? कक्षा के लिए या सेल के लिए। ठीक है ना। हुंड का नियम किसके लिए? कक्षक के लिए है। ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, कक्षा और कक्षक वाला। ठीक है, फिर उसके बाद आबबाऊ है। आबबाऊ ने नियम दिया कि जो उपकक्षाएं हैं, सब सेल हैं। देखो सेल समझ में आई, कक्षा जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे, सब सेल यानी कि SPDF वाले। तो आबबाऊ का नियम किसके लिए था? उपकक्षाओं के लिए, SPDF के लिए। इलेक्ट्रॉनों का विन्यास ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम, यानी कि कम ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा वाले में, फिर ज़्यादा ऊर्जा वाले में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसको आप आराम से खुद से आबबाऊ का नियम बना सकते हैं अपनी कॉपी पे। आपको लिखना कितना है बस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। आपको लिखना ऐसे होगा, आप अपनी कॉपी पे एक नंबर लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। उसके बाद पहले वाला सामने छोड़ दे, दूसरे के सामने लिखो। देखो S वाला है ये, फिर P,
SPDF, ठीक है ना। तो P वाला लिखा, फिर D वाला, फिर F वाला, ये रखा जाएगा, ऐसे लिखना है आपको। S के सामने P वाला, फिर जब वहाँ शुरू कर दे फिर एक छोड़ दे, फिर D, फिर एक छोड़ दे, फिर F, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन ऐसा आएगा, पहले S में आएगा, फिर 2S में, फिर 2P, फिर 3S में, फिर 3P, फिर 4S में। तो इसके अकॉर्डिंग एक ऊर्जा का क्रम बनेगा, बढ़ता हुआ क्रम, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। 1S में, फिर 2S उससे बड़ा क्रम, फिर 2P, फिर 3S, 3P। तो ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। इसमें से आपको कहीं से भी 4 का दे देगा, 4 में बोल देगा इनका बढ़ता क्रम या घटता क्रम ऊर्जा का कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास हो रहा है। तो वो किसका नियम के अनुसार होगा, पाउली का अपवर्जन, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ अबव, पाउली का नहीं अबव का नियम, ठीक है ना, अबव वाला नियम है ये, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हैं इस नियम के अनुसार। जैसे क्लोरीन 17 का करना है आपको, ठीक है ना। क्लोरीन 17 का कैसे करेंगे आपको जैसे यहाँ लिखा हुआ क्लोरीन 17 कितना होता है भाई, 17 को कैसे लिखोगे, Cl 2 8 10 और 7 17, ठीक है। तो इसमें कितना होता है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में S आता है, दूसरी कक्षा में S और P आते हैं, तीसरी कक्षा में SP आते हैं या D आते हैं। वो इलेक्ट्रॉन पे कंफर्म करेगा कि कहाँ तक पहुँच जा रहा है। तो 1s2, देखो 1 से S पे आ रहा है तो 1s2, फिर 2 से S पे आ रहा है तो 2s2, क्योंकि S में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, ठीक है ना। फिर P में कितने आ सकते हैं, 2P 6, तो ये दूसरी कक्षा पूरी। अब तीसरी वाली पाओगे तब कितना लिखोगे, ये कितना लिखोगे 3s2। अब देखो 2 आ गए, बच्चे कितने 5, तो 3p5, ये किस में जाएगा, लास्ट वाले 5 में जाएगा। तो जो P में जा रहा है तो P उपकोष का ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है आपको। देखो D ब्लॉक के 2 तत्व होते हैं, एक तो क्रोमियम और एक कॉपर, ठीक है ना, एक क्रोमियम और एक कॉपर। तो आपको इन दोनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास ध्यान रखना है। आपको कहीं से भी इसमें क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। जैसे क्रोमियम का आपको कितना होता है 24, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 8 10, उसके बाद लास्ट में एक होता है, अपवाद है लास्ट में एक होता है इनके, यानी तो बाकी सबके में 2 आता है। या जिंक में आपका पूरा कंप्लीट हो जाती है सेल जाके। तो 2 8 10 और एक कितना हो गया 11, बचे कितने 13, यहाँ आएंगे। अब इसको आपको पता है S में S भी होता है, P में SP होता है, D में SPD होता है और F वाले में SPDF होता है। तो एक सब सेल बटी हुई है ऐसे। तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। तो पहली में 1s2, तो दूसरी कक्षा में S और P भी होगा, तो 2s2, ये 2p6 हो जाएगा ये पूरे। अब 3 में 3s2, 3p कितना आएगा 6 आएगा, लेकिन S और P में मैक्सिमम 6 तो आ सकते हैं, तो बचा D लेना पड़ेगा, तो 3D तो लेना पड़ेगा, कितने 8 5 आ जाएंगे, और लास्ट वाला 4 है तो 4s1, क्योंकि एक ही बच रहा है, ठीक है। ये आपको करना आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। अब लेकिन आपको अपवाद का कारण ये है कि जो नज़दीकी होते हैं ना, जैसे 5 के नज़दीक हो गया, यानी कि यदि D में 4 आ रहे हैं तो 4 नहीं लेता, वो सीधा D में 5 कन्वर्ट करता है। और ऐसे यदि D में 9 आ रहे हैं तो 9 ना लेकर D में कितने लेता है 10 इलेक्ट्रॉन लेता है, नज़दीकी पहुंच जाता है फुली फिल होने के लिए, ठीक है। इसलिए अपवाद में चले जाते हैं दोनों के दोनों। जैसे आप यहाँ पे कॉपर वाला देख सकते हो 29 का, 29 वाला, ये आपके लिखा हुआ है, आप इसको आप समझ सकते हैं कैसे बनाए। 29 का यहाँ देख सकते हैं 2 8 10 18 28 और 1 29, तो आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं, ठीक है। ये लिखा है चूँकि D को 4 या 5 नहीं बचते, तो वह S में एक इलेक्ट्रॉन को D में पहुंचा देता है, तो इसलिए D4 और D9 कभी नहीं आते, तो या तो D5 आएगा या D10 आएगा, इसलिए दोनों के दोनों ही अपवाद होते हैं, ठीक है। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, पाउली यानी कि पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर लिखा हुआ एक इधर लिखा हुआ है, चारों क्वांटम संख्या है, प्राथमिक क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। इन चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि 3 के मान हो गए तो स्पिन तो अलग होगी ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर को घूम रहा होगा, इसलिए चारों मान समान नहीं हो सकते। ये नियम किसने दिया, पाउली ने दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अगले लेक्चर में हम क्वांटम संख्या वगैरह और हाइजेनबर्ग के जो प्रिंसिपल है, जिसको टॉपिक बच रहे हैं, वो सारे कवर कर देंगे, डी ब्रोगली रिलेशनशिप भी, ठीक है। अब बेसिक चीज़ें और समझ लेते हैं थोड़ी सी। इसमें लिखिए जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जहाँ से हम वैलेंसी निकालते हैं, बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ ध्यान देंगे, मैग्नीशियम लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा 2 8 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर है सबसे,
जिसे वैलेंसी बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। 2 हो गए। अब कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सारे इलेक्ट्रॉन। भाई 2 ये छोड़ दिए, बच्चे कितने? 2 और 8 तो 10 क्या हो जाएंगे? कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कोर इलेक्ट्रॉन फाइंड करना आ गया। संयोजकता क्या होती है? जितने परमाणु ग्रहण कर यानी कि कोई भी परमाणु हो, एटम हो, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी चेक करते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? संयोजकता 2 हो जाएगी। ठीक है ना। चार्ज कितना आएगा इस पर? जो त्याग रहा है तो प्लस होगा, यदि ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है तो माइनस होता। जैसे ऑक्सीजन वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सबसे बाहर 6, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर कोर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 में से 6 घटा देंगे 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है एटम। ठीक है, तो चार्ज कैसा आएगा? -2 नेगेटिव। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। PDF टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दी जाएगी, लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं। आप यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें अपना व्यू ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।